सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल AR. सर फिजिक्स क्लासेस में। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आज जो हम इस वीडियो में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या लिया हमने यह टॉपिक? एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल सस्पेंडेड फ्रीली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का अर्थ है एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित का मतलब क्या? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है विद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? टॉर्क का व्यंजक ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि समरूप विद्युत क्षेत्र अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव स्वतंत्र रूप से निलंबित है, लटका हुआ है, जिस पर क्रियाशील बलयुग्म का आघूर्ण अर्थात टॉर्क का व्यंजक ज्ञात करना है। टॉर्क का व्यंजक ज्ञात करना है हमें। तो मेरे दोस्त, समरूप विद्युत क्षेत्र को हम लोग प्रायः समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। और समरूप विद्युत क्षेत्र अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वैसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बराबर हो, एक समान हो। तो वैसे विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। तो मेरे दोस्त, हमने माना कि समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से -q तथा +q आवेश से बना एक विद्युत द्विध्रुव AB का कोणीय विस्थापन थीटा है। कोणीय विस्थापन कितना? थीटा। जिस पर लगने वाला टॉर्क या बल युग्म का आघूर्ण वेक्टर टाउ को ऐसे सूचित करते हैं हम लोग, वेक्टर टाउ ज्ञात करना है। और मेरे दोस्त, टॉर्क या बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसे प्रायः हम लोग वेक्टर टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाया और अभी जस्ट हमने बताया कि एक समान विद्युत क्षेत्र को समरूप समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो समांतर विद्युत क्षेत्र रेखा से प्रदर्शित कर दिया। तो ये कैसा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र। और समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB, एक विद्युत द्विध्रुव AB स्थित है जो -q तथा +q आवेश से बना हुआ है। और विद्युत क्षेत्र E से विद्युत द्विध्रुव AB का कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा है। तो इस स्थिति में हमें इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अर्थात क्रियाशील टॉर्क अर्थात बलयुग्म का आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, ये टॉपिक एक्चुअली में हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। ये 11th का टॉपिक है, टॉर्क या बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश अर्थात विद्युत द्विध्रुव पर कितने बल लगेंगे और उसका परिणामी बल कितना होगा, और वो बल टॉर्क उत्पन्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन सारे चीज़ों पर पहले विचार करते हैं, तब फिर हम लोग टाउ का वैल्यू ज्ञात करने का कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको पता है, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखा जाता तो वह आवेश अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है, जिसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल? विद्युत बल कहते हैं। तो मेरे दोस्त निश्चित रूप से विद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत द्विध्रुव जितने आवेश से बने हुए हैं उन सभी आवेश पर निश्चित रूप से बल आरोपित हो रहा होगा। तो देखते हैं वो बल किधर आरोपित होगा। और ये भी आप लोग को पता है कि धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में आरोपित होता और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। धनात्मक आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेश पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में आरोपित होता है। ये भी जानकारी आप लोग को दिया गया है। जब ऑफलाइन क्लास ले रहे थे उस समय हम लोग इस सारी चीज़ों पे चर्चा किया था, इन सारी चीज़ों पे चर्चा किया था। तो मेरे दोस्त विद्युत द्विध्रुव आवेश से बना हुआ है। यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में है तो वो आवेश भी विद्युत क्षेत्र में होंगे जिन आवेश से विद्युत द्विध्रुव बना है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बिंदु आवेश अर्थात विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर एक बल आरोपित होता है। तो मेरे भाई तो देख लो, विद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेश से बना हुआ है और यह दोनों आवेश एक समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से -q पर और +q पर बल आरोपित तो हो रहा होगा। ठीक है, तो +q पर बल लगेगा E की दिशा में, तो E इधर है तो +q पर बल इधर लग जाएगा E की ही डायरेक्शन में। मान लेते ये बल कितना लग रहा है, F। +q आवेश पर विद्युत बल वेक्टर F E की ही डायरेक्शन में होगा, वेक्टर E की ही दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि B पर जो आवेश है वो कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। और धनात्मक आवेश पर विद्युत बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में आरोपित होता है और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो मेरे दोस्त विद्युत क्षेत्र इधर है तो विपरीत दिशा इधर होगा। ठीक, तो इस ऋणात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। वेक्टर F, क्योंकि आवेश का परिमाण समान है इसलिए दोनों आवेश पर बल का भी मान क्या होगा? समान होगा, लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत। तो मेरे दोस्त यहां पर देखो आप लोग कि विद्युत द्विध्रुव AB पर बराबर बल लगेंगे विपरीत दिशा में। ठीक है, लेकिन दोनों बल का लाइन ऑफ एक्शन, बल की क्रिया रेखा अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा ये होगी और इसकी क्रिया रेखा ये होगी, अर्थात दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है और दोनों बल आपस में क्या है? समांतर है। तो मेरे भाई किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में आरोपित हो और दोनों बल की क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो और वो दोनों आपस में क्या हो? समांतर हो, तो उस स्थिति में उस वस्तु पर क्या उत्पन्न हो जाता है? टॉर्क। क्या उत्पन्न हो जाता है? टॉर्क। तो मेरे दोस्त यहाँ पर निश्चित रूप से टॉर्क उत्पन्न होगा, इसलिए क्योंकि बराबर बल विपरीत दिशा में लग रहा है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव AB पर बलयुग्म का आघूर्ण अर्थात टॉर्क उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। तो देखते हैं Q पर और -Q पर F का परिमाण कितना होगा।
किसका परिमाण? F का परिमाण। तो मेरे दोस्त विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर होता था F/Q0। ये बेसिक फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का। और यहाँ पर Q0 एक परीक्षण आवेश हुआ करता था। तो मेरे दोस्त यहाँ पर Q0 बराबर, हम दोनों आवेश का परिमाण कितना है? QQ। तो Q0 बराबर क्या ले लेंगे? कैपिटल Q। तो E बराबर हो जाएगा F/Q, कोना कोनी गुना करोगे तो EQ बराबर कितना? F। इसीलिए मेरे दोस्त F बराबर हो जाएगा QE। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर दोनों बल का परिमाण क्या होगा? समान। और वो परिमाण F बराबर कितने होंगे? QE। F बराबर कितने होंगे मेरे दोस्त? QE। अगर इसको हम लोग सदिश के रूप में प्रकट करें तो वो भी कर सकते हैं। तो F बराबर QE, तो ये हो जाएगा Q इंटू वेक्टर E। ये भी होगा आपका वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र में विजातीय बिंदु आवेशों पर लगने वाला बराबर बल विपरीत दिशा में और दोनों का क्रिया रेखा अलग अलग है। तो इस स्थिति में इस विद्युत द्विध्रुव पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? टॉर्क। क्या उत्पन्न हो जाएगा? टॉर्क। ठीक है, तो मेरे दोस्त टॉर्क के लिए टॉर्क उत्पन्न होने के लिए नंबर 1 कितने बल लगनी चाहिए? 2 बल, 2 बराबर बल, बराबर परिमाण का दो बल। टॉर्क उत्पन्न होने के लिए नंबर 1 बराबर परिमाण का 2 बल, नंबर 2 दोनों बल विपरीत होना चाहिए, और नंबर 3 दोनों बलों का क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। 2 बल विपरीत लेकिन क्या समांतर होना चाहिए, लेकिन समांतर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 पॉइंट। टॉर्क उत्पन्न होने के लिए बराबर परिमाण के 2 बल लगने चाहिए वस्तु पर, दोनों बल विपरीत लेकिन समांतर होनी चाहिए, और नंबर 3 मेरे दोस्त दोनों बलों का क्रिया रेखा अलग अलग होना चाहिए। बलों का क्रिया रेखा का मतलब है कि बल जिस सरल रेखा के अनुदिश, जिस सरल रेखा की दिशा में लग रहा है, उसे बल का हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया रेखा। फिर से एक बार आप लोग समझेंगे कि टॉर्क उत्पन्न होने के लिए 3 शर्त का पालन होना चाहिए। नंबर 1 बराबर परिमाण का 2 बल,
नंबर 2, दोनों बल विपरीत लेकिन समांतर होनी चाहिए। और नंबर 3, दोनों बलों का क्रिया रेखा अलग अलग होना चाहिए। बल का क्रिया रेखा का मतलब है कि बल जिस रेखा की दिशा में आरोपित हो रहा होता है उसी सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? बल का क्रिया रेखा। तो क्या समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव पर ये 3 कंडीशन लागू हो रहा है क्या? अगर ये 3 कंडीशन लागू हो रहा है तो इस स्थिति में इस पर क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क। और टॉर्क का व्यंजक हम ज्ञात कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त देखते हैं, हाँ, विद्युत द्विध्रुव AB पर 2 बल लग रहा है, वेक्टर F इस दिशा में और वेक्टर F इस दिशा में, अर्थात दोनों 2 बल लग रहा है। दोनों का परिमाण QE है ना, परिमाण QE। ठीक है, तो 2 बराबर परिमाण का 2 बल लग रहा है। नंबर 1 कंडीशन फॉलो हो रहा है, दोनों बल विपरीत लेकिन समांतर। तो मेरे दोस्त, एक बल इधर लग रहा विद्युत क्षेत्र के विपरीत और एक बल लग रहा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना। तो विपरीत भी है और क्या है? समांतर है। और तीसरा क्या? दोनों बलों का क्रिया रेखा अलग अलग। तो मेरे दोस्त, ये बल इस रेखा के अनुदिश लग रहा है और ये बल इस रेखा के अनुदिश लग रहा है। तो बताइए, दोनों बल का क्रिया रेखा अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में विद्युत द्विध्रुव पर टॉर्क उत्पन्न होगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशन यहां पे लागू हो रहा है। तो टॉर्क उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। तो मेरे दोस्त, टॉर्क बराबर होता क्या है? एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो चले पहले इसे नोट कर लें आप लोग, तब हम फिर आगे टॉर्क का व्यंजक ज्ञात करेंगे। नोट कर लिया? चलिए मिटाते हैं इसे। टॉर्क उत्पन्न होगा, टॉर्क को हम लोग किससे सूचित करते हैं? टाउ से, उल्टा जे। तो ये चीज 11th में पढ़ाया जाता है। 2 बल लग रहा है तो उनमें से एक बल गुना दोनों बलों के बीच की कैसी दूरी मेरे दोस्त? ऐसी वैसी दूरी नहीं, लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मेरे दोस्त, आपको पता है कि -Q और +Q आवेश के बीच की दूरी AB बराबर A लेते हैं और A बराबर हम लोग क्या लेते हैं? 2L। A बराबर हम लोग क्या लेते हैं? 2L। ये सब चीज़ हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, ये दोनों बल के बीच की ये जो AB दूरी है, लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी का मतलब है कि वैसी दूरी, वैसे रेखाखंड जो दोनों के क्रिया रेखा पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो ये B से इसके क्रिया रेखा के बिंदु P पर हमने लंब डाला, तो ये BP यहां पर जो होगा, दोनों बलों के बीच की कैसी दूरी? लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगा BP। तो मेरे दोस्त, एक बल, तो 2 में से कोई एक बल लो, वो क्या होगा? F इंटू
दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हमने लिया, बीपी। बीपी, और आपको पता है एफ बराबर पीछे हम निकाले हैं कितना, क्यूई। तो टाउ बराबर हो जाएगा क्यूई इंटू बीपी। ठीक, मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट। अब यहां पर देखें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है। किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो बीपी निकालना पड़ेगा हमें। तो मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज एपीबी में साइन थीटा निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर, और ये त्रियकछेदी रेखा है। दो समांतर रेखा को जब कोई त्रियकछेदी रेखा काटता है तो उसका संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसका संगत कोण ये हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, थीटा हो जाएगा। तो बताओ तब इस त्रिभुज में हम साइन थीटा निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, साइन थीटा बराबर। तो इस थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना होगा, बीपी, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। तो मेरे दोस्त इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा बीपी, और कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला एबी। ठीक, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका ये बीपी बटा में एबी, और एबी का मान कितना मेरे दोस्त, 2l। कोना कोनी गुना करेंगे तो 2l साइन थीटा बराबर हो जाएगा बीपी। तो इसीलिए बीपी बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। अर्थात ये मेरा क्या मिल गया, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी बीपी। अब समीकरण 1 में बीपी का मान रखिए। समीकरण 1 से टाउ बराबर क्या होगा, क्यूई इंटू बीपी। अब ये बीपी का वैल्यू रख सकते हैं इसमें। तो क्यूई, बीपी का मान कितना मेरे दोस्त, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा रख दिया। अब देखिए q इंटू 2l को एक साथ कर लो, ई साइन थीटा। और मेरे भाई आपको पता है कि a बराबर, देख लो यहीं पर 2l को a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा q इंटू a ई साइन थीटा। और आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर QA होता है, पीछे बता चुके हैं आप लोग। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर QA होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर QA, और इस QA के स्थान पे P रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। टॉर्क का परिमाण PE साइन थीटा हो गया। तो P क्या है मेरे दोस्त, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या है, विद्युत द्विध्रुव जिस समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा उस विद्युत क्षेत्र का मान E। साइन थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र E और वेक्टर P, E और वेक्टर P के बीच का कोण, E और P के बीच का कोण। तो ये हमें क्या मिल गया, टॉर्क का व्यंजक। किसके रूप में, सदिश के रूप में नहीं, परिमाण के रूप में। किसके रूप में मेरे दोस्त, परिमाण के रूप में। तो चलिए इसे नोट कर लें, फिर इसे हम सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं, सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब किस रूप में, सदिश के रूप में। तो सदिश के रूप में हमें निकालना है। तो मेरे दोस्त
दैट मीन्स वेक्टर टाउ इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको पता है चूंकि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर कितना पी ई साइन थीटा। और मेरे दोस्त आपको जानकारी होगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, इसीलिए वेक्टर पी क्रॉस ई बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट, दो सदिशों का क्रॉस हमेशा एक कैसा राशि देता है, सदिश राशि। कैसा राशि देता मेरे दोस्त, सदिश राशि। तो इसीलिए पी ई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। और जब पी क्रॉस ई एक सदिश राशि देगा तो निश्चित रूप से टाउ पर हमें क्या चढ़ाना होगा, तीर। ठीक है, टाउ पर क्या देना होगा, हमें तीर देना होगा। टाउ पर क्या देना होगा, हमें तीर। एरो दे दिया हमने, तो ये आपका किस रूप में मिला, सदिश के रूप में टॉर्क। टॉर्क किस रूप में मिला मेरे दोस्त, सदिश के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये था आपका टॉर्क का व्यंजक। ठीक है, और टाउ मैक्सिमम के निकालने के लिए, क्या के निकालने के लिए, टाउ मैक्सिमम। तो मेरे दोस्त वेक्टर टाउ बराबर हम जानते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, तो ये हो जाएगा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। और थीटा के मैक्सिमम वैल्यू पर टाउ मैक्सिमम होगा। तो बताओ साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर होता है, 90 डिग्री पर। तो मेरे दोस्त हम लिखेंगे यहाँ पर टाउ मैक्सिमम के लिए थीटा कितनी डिग्री होनी चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे थीटा 90 पुट करेंगे कि ये टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसीलिए टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई साइन 90, और मेरे दोस्त साइन 90 डिग्री कितना होता, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई, टाउ मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, पी ई। तो ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये टाउ का कैसा वैल्यू मिला, मैक्सिमम वैल्यू। टाउ का कैसा वैल्यू मिला मेरे दोस्त, ये मैक्सिमम वैल्यू मिला हमें, पी ई। पी मतलब क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, और ई क्या, एक समरूप विद्युत क्षेत्र का परिमाण। दोनों को गुना कर देंगे, क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क। क्या मिल जाएगा हमें, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टॉर्क ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं नए कॉन्सेप्ट को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।